नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। टोहाना में किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग को लेकर करीब 4 घंटे तक चली प्रशासन और किसानों की मीटिंग बेनतीजा रही। किसान और प्रशासन के बीच कोई हल नहीं निकला। बैठक के बाद किसान नेता ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले का कोई ठोस हल नहीं निकला है और अब किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। 2 दिन से निरंतर हम बड़े संयमित तरीके से बातचीत के माध्यम से इस बात को निपटाना चाहते थे। उन्होंने हमारी नरमी को हमारी कमजोरी समझा और कमजोरी समझ के उन्होंने हमारी बात को जो है तवज्जो नहीं दी। वो इसी वजह से ये गतिरोध बना हुआ है। प्रशासन जो है वो कहीं गलतफहमी में है हरियाणा का, और वो ये चाहता है कि इसी माध्यम से वो मनोबल तोड़ना चाहता है हमारे लोगों का। उनको बता देंगे हम आने वाले समय में। आज अभी कमेटी जा रही है निर्णय लेने के लिए। हम नहीं चाहते थे एक दूसरा मोर्चा खोला जाए। जैसा अभी राकेश जी ने कहा, कल यहाँ एक पैरेलल मोर्चा होगा, उसी तरीके का मोर्चा होगा और कल प्रशासन को हम बता देंगे कि किसको ललकारा और कैसे ललकारा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में किसानों ने अंबाला से दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि किसानों में जो जोश पहले 6 महीने था, वही जोश आज भी बरकरार है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि वैसे तो टोहाना वाला मामला निपट गया, मगर अगर थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई तो घेराव जरूर होगा। चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान नेताओं में कोई फूट नहीं है। अजीत नाम का दिखाना चाहते हैं कि सरकार कहीं इस मुकालते में ना रहे कि आंदोलन ठंडा हो गया है या आंदोलन में अभी शांति है और इसमें संख्या कम है, इस मुकालते में ना रहे। हम उनको दिखाना चाहते हैं केवल एक जिले की गाड़ियां आज हैं और आप देख सकते हैं कई किलोमीटर लंबा काफिला है। और ऐसे ही 23 तारीख को करनाल से लेकर ऐसे ही 10 तारीख को फिर पानीपत से ले जाएंगे। तो वही जोश किसानों में आज भी है जो 6 महीने पहले था, बल्कि उससे बढ़ गया है। और उससे पहले हरियाणा पंजाब में था, अब ये पूरे देश में फैल गया। जितने भी दिल्ली जा रहे हैं टोहाना का शायद निपट जाएगा, अभी पता नहीं है। निपट जाएगा क्या लगता है? नहीं, कन्फर्म नहीं है। धरने पर तो वही बैठा था, लेकिन सरकार की चीजें क्या लगता है कमी कहाँ रह रही है? मान क्यों नहीं चक्कर कहाँ रही है? टोहाना का मामला सुलझ क्यों नहीं रहा? कारण क्या है? नहीं, वो मामला जो MLA का था वो तो सुलट गया था। जो उसके बाद जो हमारे फैसले के बाद कुछ लोग बाद में MLA के घर पे चले गए थे, वो एक मैटर छोटा सा बाकी। वो प्रशासन यूपी में एक दिन मैंने अनुरोध किया था यूपी के किसानों से, उस दिन 10-12 जगह पे धरने तो शुरू हुए थे और उसके बाद का मेरे ख्याल से फिर शायद थोड़ा ठंडा है। लेकिन यूपी नहीं जाना चाहिए क्या लगता है? लेकिन वहाँ पे हम जाएंगे हम लोग और वहाँ पे माहौल को वहाँ पे भी तेज नहीं, कोई दो फाड़ नहीं, कोई दो फाड़ नहीं। सरकार पंगा लेके देख ले, अपनी पता लग जाएगा 2 फाड़ है 3 फाड़ है। टोहाना सदर थाने में किसानों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि किसानों पर दर्ज केस खत्म करने और किसानों की रिहाई करना सरकार का नहीं बल्कि अदालत का काम है। इसीलिए किसानों को इसके लिए अदालत में अर्जी लगानी चाहिए। नहीं, इनको हमने कहा है और इनको हमने इंजेक्शन लगाने के लिए भी कहा था, इनको टेस्टिंग कराने के लिए भी कहा है, लेकिन ये हर चीज़ को मान ही नहीं रहे, हर चीज़ की अवहेलना कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत घातक है और सबके लिए घातक है ये। देखिए, अब वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको छोड़ दो। अब छोड़ने का काम तो अदालत करती है, हम कैसे कर सकते हैं? अदालत में वो अपनी एप्लीकेशन लगाएं, वहाँ पर जो मान्य अदालत फैसला करेगी वही होगा। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा कि टिकैत पिता के बताए पद चिन्हों से भटक चुके हैं। जिस बात के लिए स्वर्गीय महेंद्र टिकैत ने आंदोलन किया था, आज उसी का विरोध करने पर राकेश टिकैत उतारू हैं। साथ ही कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए। ये किसान के हित में है और मैं बताना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत साहब जो
इस आंदोलन के मुखिया बने हुए हैं, उनके पिताजी जो महेंद्र सिंह टिकैत हैं, लगातार 1980 से इस बात को लेकर के संघर्षरत थे और बहुत सारी किसान जत्थेबंदियां भी इस बात को लेकर के संघर्षरत थी कि किसान को वो आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपनी फसल को अपने खेत में बेच सके, अपनी फसल को मंडी में बेच सके, अपनी फसल को देश के किसी बाज़ार में बेच सके जहां पर उसको लाभकारी मूल्य मिले। परंतु उसका बेटा किस तरीके से वो अपने बाप के जो पद चिन्ह थे उनसे बदल गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु अगर किसी को कोई बात गलत लगती है, कोई फैसला सरकार का अगर किसी को कोई गलत लगता है तो जनता के बीच में जाकर के बात रखें। लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती इसी में, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों के दो जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को रखते हैं और जनता पक्ष की भी बात सुनती है, विपक्ष की भी बात सुनती है और उसके बाद निर्णय करती है। और इस प्रकार का ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा कि जिस प्रकार का इस लोकतंत्र का गला घोटने का काम विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, अफवाहें फैला करके, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार देश के अंदर कमज़ोर करने का, ऐसी ताकतों को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया है कि जिससे देश कमजोरी की तरफ जाए, परंतु देश की मजबूती की तरफ एक भी कदम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं उठाया। वो अफवाह फैलाने में बड़े माहिर हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि कृषि कानूनों को पारित हुए पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन आज भी अन्नदाता अपने हकों की लड़ाई के लिए सरकार की हठधर्मिता के कारणों से सड़कों पर हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की आधी अधूरी तैयारियों और अव्यवस्थाओं के कारण कोविड के चलते हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया है। रोहतक जिले में भी हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती देर रात शीला बाईपास स्थित एक निजी होटल में एक दोस्त ने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। मृतक पूर्व सैनिक था और फिलहाल बिजली निगम में क्लर्क के पद पर गुरुग्राम में कार्यरत था। खुद दोस्त ने ही होटल मालिक को फोन कर जानकारी दी कि उसका सुरेश से झगड़ा हो गया, जाकर संभालने। सिविल लाइन थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया। मॉडल टाउन चौकी इंचार्ज ने बताया कि मृतक की पत्नी के बयान पर सुनील नामक शख्स और एक अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप का मामला दर्ज किया गया। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हत्या में शराब की बोतल का ही इस्तेमाल किया गया है। नूह खेड़ा खलीलपुर गांव में आसिफ हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आसिफ हत्याकांड में संलिप्त और 2 मुख्य आरोपी को एसआईटी टीम ने गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी आसिफ की हत्या के बाद से फरार थे। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पलवल के गांव घोड़ावली में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने 22 वर्षीय विवाहिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उटावर थाना पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर पति सहित 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। किसकी शिकायत पर दर्ज किया है? माता की शिकायत पर दर्ज किया है। शिकायत की है कि हमारी लड़की सबीला की इसका पति देवर वगैरह घर परिवार के रिश्तेदार दहेज के लिए परेशान करते हैं। इन्होंने 5 तारीख को 4 को मारे पीछे कल आए तो इन्होंने लड़की को देखा वही मर्द अवस्था इस तरह दहेज के चक्कर में। क्या कार्रवाई की जा रही है? मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया है, गिरफ्तार करेंगे जिस जरिए आरोपी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? 8-9 लिखवाए। 8-9 पोस्टमार्टम करा दिया है? हाँ, पोस्टमार्टम करा। इसके साथ ये हुआ था जी, इसकी 2016 में शादी करी थी। 2 बहन थी। ये घोड़ावली गांव में थाना लगता है उटावर। तो बड़ी लड़की सबनम, उसका तो जब भी खंडावा कर गया था। इसकी आज से
1.5 साल पहले चाला किया था। तो शादी होने के बाद में वे जो वहाँ गुड़ावली वाले थे, इनके दहेज मांग रहे थे, बार बार कभी मोटरसाइकिल टॉर्च करते थे, कभी गाड़ी की, कभी पैसों की, कभी ये लेकर आओ ये लेकर आओ। तो हमारी मौसी थी, बेचारी बहुत गरीब थी, उसने अपना ज़मीन धर के अपना घर बर्बाद किया था, लेकिन इन्हों को घर बनाया था, जो मांगा जो दिया था इनके लिए। पंचकुला में एक भाई ने ही छोटे भाई के माथे पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के पीछे मामूली विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। ये पूरा मामला चंडी मंदिर इलाके से जुड़ा है। पानीपत में घरेलू कहासुनी के चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। विवाहिता के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि विवाहिता ने फांसी नहीं लगाई बल्कि ससुराल के लोगों ने हत्या की। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू की है। कोरोना की दूसरी लहर इस बार बेहद दुखदाई साबित हुई है और इस सब के बीच कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। इसी कड़ी में हल्का बादली के कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स की टीम ने हल्के में करीब 25,000 जरूरतमंदों के पास राशन पहुंचाया और मौजूदा वक्त में भी विधायक कार्यालय से जरूरतमंदों को राशन किट दिए जाने का क्रम लगातार जारी है। सोनीपत में 67 साल का बुजुर्ग राजकुमार वर्मा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने से चलाने में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर होने के बाद बुजुर्ग पिछले 1 दशक से ट्रैफिक जवानों के साथ मिलकर निःशुल्क तौर पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस का सहयोग कर रहा है, जिसके बदले में वो कोई भी खर्च नहीं लेता है। सरसों के तेल की महंगी हो रही कीमत को लेकर लोग गुरुग्राम में भी परेशान नजर आए। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में सरसों के तेल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और जिससे लगातार लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनना पड़ रहा है, परेशानी उठानी पड़ रही है। और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, क्योंकि सरसों के तेल का रेट बढ़ता है तो निश्चित तौर पर रसोई में भी उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि रसोई में सबसे ज़्यादा काम सरसों के तेल से होता है। जो पकवान बने या कोई भी भोजन बनाया जाए तो वो तेल उसमें कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। और फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आज गुरुग्राम की बात की जाए तो 170 रुपये लीटर के हिसाब से सरसों का तेल बाज़ार में मिल रहा है और जहां कभी ये 60 से 70 रुपये लीटर मिला करता था। और इस वक्त मेरे साथ एक गृहिणी मौजूद हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं कि सरसों के तेल ने आज तेल छुड़ा दिया है, कहीं ना कहीं रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, किस तरह की दिक्कतें? तेल पहले ही बहुत कम रेट में था, 70-75 रेट ही था, अब 175 के रेट में आ गया है। तो ये यूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जबकि हर गृहिणी को किचन में ही सरसों का तेल बहुत काम आता है। वैसे ही कोरोना के टाइम में महंगाई बहुत बढ़ रही है और ये तेल ने और महंगाई बढ़ा दी है, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लगभग आपका कितना तेल लग जाता है रसोई में महीने में? और क्या अधिकांश जो सब्जियां हैं, जो पकवान हैं, वो तेल में ही आप बनाते हैं? हाँ, सूखी सब्जियां भी, गीली भी, अधिकतर सब्जियां सरसों के तेल में ही बनाते हैं। 4-5 लीटर के करीब एक महीने में लग जाता है, इससे रेट बढ़ने से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। निश्चित तौर पर एक तरफ सब्जियों के रेट, कभी पेट्रोल डीजल के, तो अब जब तेल के रेट बढ़े तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सरसों के तेल ने इतने बड़े दाम के साथ आज मार्केट में, तो किस तरह से अब देखते हैं कि कम होने चाहिए, सरकार से ये आग्रह करते हैं?
हाँ, तेल का रेट तो कम होना चाहिए, जिससे कि सब्जियों के रेट हो रहे हैं, दाल सब्जियों के सब चीज़ों के रेट महंगे हुए हैं। अब सरसों के तेल का भी रेट महंगा हुआ है, तो बजट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका तेल के थोड़ा कम होना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि खुद जब घर में तेल की आवश्यकता होती है तो आपको ही लाना पड़ता होगा, तो अब किस तरह की परेशानी, और अब 170 रुपये लीटर में जब तेल मिल रहा है मार्केट से? नहीं, देखिए, जो बजट है कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और सरसों का तेल तो एक अहम हमारे इस किचन का हिस्सा है, और अगर सब्जी दाल बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ तेल के रेट भी बढ़ रहे हैं तो बजट को गड़बड़ाता है। लेकिन दूसरे मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि किसानों को अब क्या बहुत फ़ायदा हुआ है। सरसों के रेट जो MSP था उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं उनकी सरसों बिकी है। तो एक इफेक्ट ये भी हो सकता है कि भाई सरसों तेज़ बिकने की वजह से सरसों के तेल के रेट में तेज़ी आई है। लेकिन मैं सरकार से और प्रशासन से एक विनती भी करूंगा कि जो ये रेट बढ़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कालाबाजारी हो रही हो, कहीं रेट के अंदर वेरिएशन आ रहा हो, कहीं कोई लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, शॉर्टेज पैदा कर रहे हो। सरसों का रेट जितना बढ़ा है, क्या उसी लेवल पे हमारा सरसों का तेल का रेट बढ़ा है? वो सब चीज़ें हमें एक बार देखनी होंगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो सरकार को और प्रशासन को इस पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि सब चीज़ों के रेट थोड़े से, चाहे वो गैस के रेट हों, चाहे वो पेट्रोल डीजल के रेट हों, चाहे वो आपका सरसों के तेल का रेट हो, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। बहुत से रीजन हो सकते हैं, क्योंकि तेल है वो सरकार के हाथ में नहीं होकर कंपनियों के हाथ में है। कुछ कोरोना की वजह से भी रेट्स में ट्रांसपोर्टेशन ये वो बड़ा फ़र्क आया है। सेकेंडली, अब सरसों जब महंगी बिकी है, किसानों को फ़ायदा हुआ है, तो इस वजह से हो सकता है कि ये फ़र्क आए। बिल्कुल, देखिए, अब जो स्थिति है वो ये सरसों का तेल, यानी कि कह सकते हैं कि सरसों के तेल ने एक बार फिर लोगों के तेल छुड़ा दिया है। और अब जिस तरह से 170 रुपये लीटर आज गुरुग्राम में इसका रेट है, इसके अलावा देश के अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो कई जगह तो 200 रुपये लीटर के हिसाब से भी ये सरसों का तेल बिक रहा है। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि इस कोरोना महामारी के बीच कहीं ना कहीं जो वज़न अब पड़ा है लोगों के ऊपर सरसों का तेल का, जिससे रसोई का जो हिसाब है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाने लगा है। फिलहाल कोशिश यही सरकार की तरफ से की जा रही है कि जल्द से इस सरसों के तेल पर किसी तरह जो रेट लगातार बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। गुरुग्राम से कैमरा गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक तरफ जहां लोगों को महामारी की मार सता रही है, वहीं तेल के बढ़ते दामों ने भी लोगों की परेशानी को दोगुना कर दिया है। वहीं इस महंगाई का असर बड़े और छोटे दुकानदारों पर भी पड़ा है। हमारे संवाददाता ने दुकानदारों से खास बातचीत की है, सुनिए जरा क्या कहा। चाहे डीजल पेट्रोल की बात करें या फिर खाद्य तेलों की बात करें, तेल ने तो इंसान का तेल ही निकाल दिया है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ी है उसके बाद तो ये कहना गलत भी नहीं है। भिवानी की एक प्रतिष्ठित दुकान पर इस वक्त मौजूद है, जहां पर जो है प्रतिदिन की अगर बात करें बहुतायत में तेल की खपत होती है। बहरहाल क्या स्थिति है वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पर जो है दुकान के ओनर भी हैं और यहाँ पर जो हलवाई हैं जो तैयार करते हैं वो भी हैं। ओनर, मैं आपसे बात करूँगा सर, आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम ओम सिंह है सर। ओम सिंह जी, क्या कहेंगे? तेल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे सरसों तेल की बात करें, रिफाइंड ऑयल की बात करें, दामों की बात करूँ मैं, दाम कितने बढ़े हैं और कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं? सर जी, दाम बढ़े नहीं हैं, दाम दौड़े हैं, बढ़े नहीं हैं। बढ़ना एक स्टेप बाय स्टेप होता है, ये तो दौड़ गए हैं। आज अगर 100 रुपये एक चीज़ पे बढ़ रहे हैं ना, और आप 2 दिन बाद उसी चीज़ के रेट पता करोगे तो वो सीधा 200 रुपये बढ़ के मिलेगा आपको। बढ़े नहीं है, ये इस रफ्तार से दौड़ रहे हैं। काबू में ये चीज़ सरकार के काबू से बाहर हो चुकी है। कितना असर पड़ा? अभी अगर आप ये सरसों का तेल लेके आते हैं या दूसरा तेल लेके आते हैं, कितना भाव कितना पड़ा है इसका? अब सर जी, अब आपको क्या बताएं, जो चीज़ हमें कुछ ही दिन पहले या कुछ महीने पहले तक जो चीज़ हमें 1200 रुपये या 1500 रुपये मिल रही थी, वो चीज़ आज हमें 2600 रुपये में मिल रही है। कितना फ़र्क है? 1000 रुपये का पर पीपे के पीछे, 15 किलो के पीछे 1000 रुपये का फ़र्क है। अब एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ महंगाई की मार, कैसे पार पाया जा सकता है? किस तरह से, क्योंकि ग्राहक भी, अगर मंदी की बात करें तो मंदी है काफ़ी, ग्राहक भी कम आ रहे होंगे, किस तरह से काम चलाया जा रहा है?
निश्चित ही ये हम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी मार है। क्यों हम उस रेट जहाँ मंडी से जो रेट बढ़ के आ रहे हैं तेल के, चाहे तेल हो चाहे घी हो या मसाले हो, हम उसके मुकाबले यहाँ अपने ग्राहकों को रेट बढ़ा के नहीं दे सकते। अगर हम रेट बढ़ाएंगे तो एक तो हमारी लॉकडाउन की वजह से दुकानदारी वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, और अब अगर हमने रेट बढ़ा दिए तो ग्राहक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या माना जाए, दिक्कत बढ़ सकती है आने वाले दिनों में अगर रेट कम नहीं हुए तो? बिल्कुल, ये तो दिक्कत बढ़नी ही बढ़नी। अगर इसी रफ्तार से ये खाद्य तेलों के भाव बढ़ते रहे ना सर, तो आने वाले टाइम में हमें इस तरह के ये बंद करना पड़ेगा। क्यों हम आगे भाव ले नहीं सकते कस्टमर से, तो हमें ये चीज़ विचार करना पड़ेगा कि हम इसको आगे बेचें या नहीं बेचें। इससे ये जो छोटे रेडी वाले हैं और जो नाश्ता वगैरह का जो बनाते हैं उनके व्यापार पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बड़ी दुकानों के ओनर जब ये बात मानते हैं तो निश्चित तौर पर छोटी दुकानों के जो ओनर है, रेहड़ी फड़ी वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो छोटी दुकानें लगाते हैं, चाट पकौड़ी इत्यादि की दुकान लगाते हैं जहाँ पर बहुत आयत में तेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये स्थिति है, आलम ये है कि अब महंगाई इतनी बढ़ चली होगी, एक लॉकडाउन की मार और ऊपर से तेल ने लोगों का तेल निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं लोग तो परेशान हैं ही। अगर महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ना केवल बड़े दुकानदारों, छोटे दुकानदारों, बल्कि आमजन की भी मुश्किलें और बढ़ेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।